Let us continue with our discussion on hypothesis testing. Now, the last topic in the last video we did was errors in hypothesis testing. Errors in hypothesis testing. So there are basically two errors in hypothesis testing. So one is called as a type 1 error. So a researcher commits a type 1 error when he or she, when a true null hypothesis is rejected. When a true null hypothesis is rejected, that means the null hypothesis is true, but the researcher rejected it. Okay? The type 2 error is committed. The type 2 error is committed when a false null hypothesis is not rejected. When a false null hypothesis is not rejected, or it is accepted. When a false null hypothesis is not rejected, which means it is accepted. So the probability of this type 1 error is alpha, and the probability of the type 2 error is beta. Probability of committing a type 1 error is alpha, and probability of committing a type 2 error is beta. Now, in the last video, I had claimed that in most cases, a type 2 error is more serious. In most cases, a type 2 error is more serious. So, I had given you one example, so a criminal one example. So, in that case, our null hypothesis is that the accused is innocent. कि हम हमेशा यही मान के चलते हैं कि जो भी जज के सामने पेश हुआ है वो इनोसेंट है. एंड द ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस H1 से डिनोट करो या HA से डिनोट करो that the accused is guilty. That the accused is guilty. कि सही में उसने क्राइम किया है. ठीक है. Now what when is type 1 error committed? Type 1 error, so as I said कि true null को आप रिजेक्ट कर रहे हो. ट्रू नल को आप रिजेक्ट कर रहे हो, यानी कि accused innocent है, accused innocent है, लेकिन आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो. इसका क्या मतलब है? आप उसको गिल्टी प्रोनाउंस कर रहे हो. सो दैट इज योर डिसीजन, दैट इज एन एरर विच यू आर कमिटिंग, दैट यू आर रिजेक्टिंग H0 व्हेन H0 इज ट्रू, दैट द एक्यूज्ड इज इनोसेंट, लेकिन आपने इस स्टेटमेंट को रिजेक्ट किया, मतलब आप उसको गिल्टी मान रहे हो. ठीक है, यानी कि आप उसको जेल भेजोगे, यानी कि आपने एक इनोसेंट इंसान को जेल भेज दिया. द type 2 error is committed. Type 2 error is committed when H0 is false. When H0 is false and you are accepting it that the accused is not innocent, कि वो उसने सही में क्राइम किया है, लेकिन जो है आपने उसको जो है फॉल्स ठहरा दिया, यानी कि आपने बोल दिया कि नहीं इसने क्राइम नहीं किया है. ठीक है. Now in the last video I claimed that the type 2 error is more serious, कि जो बंदा क्रिमिनल था, ठीक है, आपने उसको क्रिमिनल नहीं बना, आपने उसको फ्री छोड़ दिया. ठीक है, तो सोसाइटी के लिए वो डेंजरस होगा. एक्चुअली द थिंग इज कि देर इज नो कंसेंसस among statisticians about the degree of severity of type 1, type 2 errors. So basically what I am saying is कि कुछ बुक्स में आपको लिखा होगा कि टाइप 1 एरर ज़्यादा सीरियस होता है, कुछ बुक्स में लिखा होगा कि टाइप 2 एरर ज़्यादा सीरियस होता है. तो बेसिकली कोई इस पे कंसेंसस नहीं है. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन रिसर्चर के ऑब्जेक्टिव पे. इट ऑल डिपेंड्स ऑन रिसर्चर्स ऑब्जेक्टिव. इट ऑल डिपेंड्स ऑन रिसर्चर्स ऑब्जेक्टिव. ठीक है. सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि जैसे अभी मैंने बोला कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बोला कि ये जो है टाइप 1 एरर क्या होगा कि वो इनोसेंट था लेकिन आपने उसको जेल में डाल दिया. टाइप 2 एरर क्या था कि वो इनोसेंट नहीं था लेकिन आपने उसको फ्री कर दिया. तो आई हैड क्लेम इन दैट वीडियो कि द टाइप 2 एरर इज मोर सीरियस, कि आपने क्रिमिनल को रिलीज कर दिया. बट इफ यू गो थ्रू अदर बुक तो उसमें क्या लिखा है कि इन दिस केस ऑल्सो टाइप 1 एरर कुड बी मोर सीरियस, कि भाई आपने एक इंसान की जिंदगी बर्बाद कर दी, वो क्रिमिनल नहीं था, आपने उसको जेल में डाल दिया. ठीक है, वो
अगर वो क्रिमिनल था और आपने उसको छोड़ दिया, वो फिर भी इतना सीरियस नहीं है क्योंकि वो सोसाइटी एट लार्ज को इम्पैक्ट करेगा और क्या पता बाहर जाके वो ना क्राइम करे, एक उसने क्राइम कर दिया तो इसलिए दोबारा जाके करेगा। तो अगेन आई एम रिपीटिंग द फर्स्ट टाइप ऑफ एरर विच वी आर कमिटिंग इज कि वो क्रिमिनल नहीं था लेकिन आपने उसको क्रिमिनल ठहरा दिया, जेल में डाल दिया, सो दैट इज टाइप 1 एरर। सो दैट इज बैड फॉर द इंडिविजुअल। ठीक है। सेकेंड इज कि वो सही में क्रिमिनल था लेकिन आपने उसको इनोसेंट ठहरा दिया, दैट इज टाइप 2 एरर, दैट इज बैड फॉर द सोसाइटी। नाउ इट इज अप टू द रिसर्चर टू डिसाइड कि इंडिविजुअल का इंटरेस्ट ऊपर है कि सोसाइटी का इंटरेस्ट ऊपर है। ठीक है। सो देर इज नो कंसेंसस अमंग स्टैटिस्टिशियंस अबाउट द डिग्री ऑफ टाइप 1 टाइप 2 एरर, मतलब उसमें कौन सा ज्यादा सीवियर है। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। सपोज सपोज अभी जैसे आपका कोरोना वायरस डिजीज का पैंडेमिक चल रहा है। सपोज इसकी एक वैक्सीन डेवलप हुई है और हम इसकी ह्यूमन ट्रायल्स कर रहे हैं। इसकी वैक्सीन डेवलप हुई है और हम इसकी ह्यूमन ट्रायल्स कर रहे हैं। So what is the null hypothesis in this case? So always remember null hypothesis is something which you have to refute. इसको हमें reject करना होता है using evidence. So null hypothesis in this case would be that the vaccine has no impact on COVID. That the vaccine has no impact on COVID, and the alternate hypothesis is that the alternate hypothesis, again H1 से denote करो या HA से denote करो, that the vaccine has an impact on COVID. Impact basically here means a positive impact only, so it helps in reducing COVID. ठीक है. Now let us discuss type 1 error and type 2 error क्या होंगे. So type 1 error in this case would be, so type 1 error is rejecting a true null, कि वैक्सीन का कोई इम्पैक्ट नहीं है कोविड पे, ये बात सच है, लेकिन आपने इसको रिजेक्ट कर दिया। मतलब आप क्या बोल रहे हो, टाइप 1 एरर कब कमिट कर रहे हो कि वैक्सीन का सही में कोई इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन ये रिसर्चर ने ये प्रूव कर दिया। ठीक है, रिसर्चर ने ये प्रूव कर दिया दैट वैक्सीन डज हैव एन इम्पैक्ट, तो अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे तो पेशेंट्स विद कोविड, जिनको ये डिजीज है, विल गेट नो रिलीफ। कि भाई आपने तो कह दिया कि इसका इम्पैक्ट है, लेकिन सच्ची में क्या है कि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, आपने तो एरर कमिट किया। और अगर आप इसको उनको रिलीफ नहीं हो रहा तो क्या पता उसके साइड इफेक्ट हो जाए। ठीक है, दे मे एक्सपीरियंस they may experience worsening condition, and even death अगर जो है वैक्सीन का कोई कोविड पे नहीं है लेकिन उसके कोई साइड इफेक्ट्स हो गए। ठीक है, ड्यू टू साइड इफेक्ट्स माइट इवन लीड टू डेथ। ठीक है, देन देयर कुड बी लिटिगेशन इश्यूज कि आपने जो है गलत मेडिसिन दे दी। तो दिस इज टाइप 1 एरर कि क्योंकि हमने नल हाइपोथेसिस ऐसे डिफाइन किया दैट वैक्सीन हैज नो इम्पैक्ट ऑन कोरोना वायरस। ठीक है, इन ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना वायरस और इन बिल्डिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट कोरोना वायरस, and the alternate is that the vaccine has an impact on coronavirus. So type 1 error is कि null एक्चुअली में जो है ट्रू है कि उसका सही में कोई इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन रिसर्चर ने एक एरर कमिट किया, उसने इसको फॉल्स मान लिया, यानी कि उसने ऑल्टरनेट के फेवर में डिसीजन दिया कि इसका इम्पैक्ट है, लेकिन असली में तो नहीं है ना इम्पैक्ट। अगर आपने जो है नई इम्पैक्ट वाली वैक्सीन को एडमिनिस्टर कर दिया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज बहुत ग्रेव हो सकते हैं। ठीक है, now let us discuss what is the type 2 error in this case. तो टाइप 2 एरर क्या होगा? टाइप 2 एरर इज when the null is false but you are accepting it. So null is कि that has COVID has no impact on, oh sorry, the vaccine, I'm sorry. So the null hypothesis is that the vaccine has no impact on COVID.
ठीक है, वैक्सीन हैज नो इम्पैक्ट ऑन कोविड. So in this case, what is the null hypothesis? That the vaccine has no impact. Same null hypothesis, vaccine has no impact on COVID, and suppose this is false. अगर ये false है, मतलब वैक्सीन डज हैव एन इम्पैक्ट ऑन कोविड, लेकिन आप इसको रिजेक्ट कर रहे हो, आप इसको रिजेक्ट कर रहे हो, ओ सॉरी, आप इसको टाइप 2 एरर में यू आर एक्सेप्टिंग दिस, यू आर एक्सेप्टिंग दिस. ठीक है, सो अगेन आई एम repeating what is a type 2 error. Type 2 error is when you accept a false null hypothesis. When you accept a false null hypothesis. Null hypothesis is vaccine has no impact on COVID. तो इसका false statement क्या हुआ? That vaccine does have an impact on COVID. ठीक है, लेकिन आप किसको एक्सेप्ट कर रहे हो? आप null को एक्सेप्ट कर रहे हो कि वैक्सीन का कोविड पे कोई इम्पैक्ट नहीं है. सो व्हाट इज द आउटकम इन दिस केस? अगर आपने एरर कमिट किया तो कि व्हाट इज द आउटकम? दैट अ treatment option remains unavailable to patients. A treatment option remains unavailable to patients with COVID. A treatment option remains unavailable to patients with COVID. तो बेसिकली कि उस वैक्सीन का सही में इम्पैक्ट था, लेकिन आपने फॉल्सली जो है ये बोला कि उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, मतलब आप नल को एक्सेप्ट कर रहे हो और नल फॉल्स है. तो इसका आउटकम क्या हुआ? इसका आउटकम ये हुआ कि वो वैक्सीन जो है अब जो है यूज में नहीं आएगी. ठीक है, जो वो वैक्सीन यूज में नहीं आएगी तो कोरोना वायरस पेशेंट्स को जो है हेल्प नहीं करेगी. Now, which of these do you think is a more serious? So again, the jury is out, but so most books will say that type 1 in this case is more serious. कि एक गलत वैक्सीन को या एक वैक्सीन जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, आप उसको लार्ज स्केल पे एडमिनिस्टर कर रहे हो, तो उसको बनाने की कॉस्ट एंड लोगों में उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं. इट माइट लीड टू डेथ. ठीक है, सो टाइप 1 एरर इन दिस केस इज मोर सीरियस. ठीक है, so as I said, so there is no consensus कि type 1 error ज़्यादा serious है या type 2 error ज़्यादा serious है. और and it also depends on how you are framing the null and the alternate hypothesis. How you are framing the null and the alternate hypothesis, and it also depends on the type of the question. ठीक है. Now, why we are discussing this? We are discussing this because see, an ideal test procedure क्या होगा? In an ideal test should be so constructed. An ideal test should be so constructed that it minimizes. An ideal test should be so constructed that it minimizes both अल्फा एंड बीटा, कि दोनों तरीके के एरर्स की प्रोबेबिलिटी को मिनिमाइज करे. ठीक है, बट आई एम नॉट प्रूविंग दिस, बट देयर इज अ स्टेटमेंट व्हिच यू हैव टू रिमेंबर दैट any attempt to decrease alpha results in an increase in beta and vice versa. I am not proving this statement, but you have to remember कि अल्फा एंड बीटा जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो इनवर्सली रिलेटेड हैं. तो अगर आप अल्फा को रिड्यूस करना चाहोगे तो बीटा बढ़ जाएगा. ठीक है, अगर सपोज आप बीटा को रिड्यूस करना चाहोगे तो अल्फा बढ़ जाएगा. तो इस केस में हमें डिसाइड करना पड़ जाता है कि टाइप 1 एरर ज़्यादा सीरियस है या टाइप 2 एरर ज़्यादा सीरियस है. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, तो सीरियसनेस क्यों डिसाइड करनी पड़ती है? बिकॉज हम किसी एक की प्रोबेबिलिटी को ही मिनिमाइज कर पाते हैं, किसी एक की प्रोबेबिलिटी के मतलब किसी एक इवेंट के अकरेंस को ही मिनिमाइज कर पाते हैं. ठीक है, नाउ सो as I told you, there is no consensus कि कौन सा एरर ज़्यादा सीरियस है. बट if you follow your textbook which is DeVore, ठीक है, if you follow your textbook which is DeVore for this hypothesis testing,
This is not given in Gujarati, it might be given in appendix, so it is given in divorce. आप इसको थोड़ा सा रेफर कर सकते हो. So divorce says कि given how we construct the null hypothesis, मतलब एक पर्टिकुलर हम फॉर्मेट जो है नल हाइपोथेसिस का जो है नल हाइपोथेसिस को प्रूव करने का, नल हाइपोथेसिस को लिखने का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट हम हर क्वेश्चन में फॉलो करेंगे, जो कि इम्प्लिसिटली मैं आपको बता दूंगा आगे की कैसे आ रहा है. टाइप 1 error is more serious. Type 1 error is more serious. ठीक है. So Devore says that given कि हम कैसे given हम एक पर्टिकुलर वे में नल हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, उस हिसाब से जो है टाइप 1 एरर जो है वो मोर सीरियस होता है. टाइप 1 एरर मोर सीरियस होता है. बट इसको अगर आप इंट्यूटिवली समझो, see, type 1 error is when you are rejecting a true null hypothesis. So what is null hypothesis? Null hypothesis is something which is known, या which is common knowledge, which is something जो है आप उसको assume करके चलते हो. ठीक है, कि अगर null hypothesis true है और आप उसको reject कर रहे हो, then you are committing an error. This error is more serious. Why? क्योंकि आप एक जनरल एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल को, एक जनरल जो अभी थ्योरी एग्जिस्टिंग है, उसको आपने रिफ्यूट किया और जो कि गलत है, वो आपका डिसीजन गलत है. So that has more grave consequences. If you want to remember, you can remember this vaccine वाला example. If you want to remember, you can also remember that accused वाला example, कि आपने जो है वो इनोसेंट था लेकिन आपने उसे एक्यूज ठहरा दिया, तो उसको जो है जेल में अपनी जिंदगी काटनी पड़ेगी. ठीक है, सोचो कि एक इंसान जो कि इनोसेंट है, आपने उसको एक्यूज ठहरा दिया. तो व्हाट इज द टाइप ऑफ एरर व्हिच वी आर कमिटिंग? वी आर कमिटिंग अ टाइप 1 एरर. तो टाइप 1 एरर की वजह से उसको अपनी सारी जिंदगी जो है, सपोज लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मिला है उसको, तो उसको जेल में काटनी पड़ेगी. ठीक है. तो व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस? टाइप 1 एरर इज मोर सीरियस, hence we always fix the probability of type 1 error. Hence we always fix the probability of type 1 error. तो बेसिकली इसका यूज कहाँ आएगा इस स्टेटमेंट का? क्योंकि हम कह रहे हैं कि टाइप 1 एरर ज़्यादा सीरियस है, तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी फिक्स कर देते हैं कि इससे ज़्यादा हम टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये बहुत सीरियस एरर है. ठीक है, ये सीरियस एरर है, तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी को फिक्स कर देते हैं कि इससे ज़्यादा हम इसको जो है टॉलरेट नहीं कर पाएंगे. नाउ सो this leads to an important concept which is called as level of significance. So let us discuss what is level of significance. So level of significance the maximum size of the type 1 error, which the researcher is prepared to risk is known as the level of significance. This is very important concept in econometrics and statistics. Level of significance क्या होता है कि आप टाइप 1 एरर का इक्वेशन हर इंटरव्यू में, अगर डेटा एनालिटिक्स कंपनी में जाओगे तो पूछा जाएगा व्हाट इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. इट इज एक्चुअली द मैक्सिमम साइज ऑफ द टाइप 1 एरर व्हिच द रिसर्चर इज प्रिपेयर्ड टू रिस्क. So what do we mean by this? कि अगर हम कोई टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम कोई टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं and
एंड तो उसमें टाइप 1 एरर का जो मैक्सिमम हम कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं, दैट इज अल्फा. व्हाट इज टाइप 1 एरर? so what is alpha? Alpha is the probability of rejecting H naught. Alpha is the probability of rejecting H naught when H naught is true. Probability of rejecting H naught when H naught is true, it is equal to alpha. ठीक है, अभी और समझ में आएगा. So commonly used values of alpha, commonly used values of alpha are 1%, 5%, and commonly used values of alpha are 1%, 5%, and 10%. इसमें सबसे ज़्यादा जो है 5% यूज होती है. तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का क्या मीनिंग है? देखो, you have a null hypothesis. You have a null hypothesis. Again, I'm taking the same example that the accused is innocent. ठीक है? And you have the alternate hypothesis that the accused is guilty. ठीक है? So that the accused is guilty. ठीक है? Now in this case the researcher is the judge. In this case suppose the researcher is the judge and suppose उसने जो बोला उसने ये कि अगर हम null को reject नहीं कर रहे हैं, if we are not rejecting the null that the accused is innocent, तो हमने तो उसमें कुछ प्रूव ही नहीं किया, मतलब जो भी आपके उसमें हमने कुछ प्रूव ही नहीं किया. So what we say in case of if we do not reject the null, if we do not reject the null, मतलब हम बोल रहे हैं कि accused is guilty only if we do not reject the null, we don't have any confidence in our decision. We don't have any confidence in our decision. What the acceptance is merely due to the fact that the acceptance is merely due to the fact that the sample data, the acceptance is merely due to the fact that the sample data doesn't provide us significant evidence, that the sample data doesn't provide us significant evidence against the null hypothesis, that the sample data doesn't provide us significant evidence against the null hypothesis. ठीक है? See, null hypothesis is something जो मैंने आपको बताया, हम चाहते हैं कि वो रिफ्यूट हो, हम चाहते हैं कि वो रिजेक्ट हो, लेकिन अगर आप उसको रिजेक्ट नहीं कर रहे तो आप उसमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं बोलते हो. ठीक है, या आप उसमें कोई प्रोबेबिलिटी नहीं एसोसिएट करते हो एरर की. आप ये बोलते हो कि अगर आप नल को रिजेक्ट ही नहीं कर रहे, कि मतलब आप मान रहे हो कि जो पहले से चीज हम लेकर आए थे दैट द एक्यूज्ड इज इनोसेंट, आपने किसी तरह वो जो है आप उसको जो है रिफ्यूट नहीं कर पाए, आप उसको जो है रिजेक्ट नहीं कर पाए, तो उसका रीजन ये नहीं है कि सही में वो जो है इनोसेंट था या गिल्टी था. इसका रीजन ये है कि आपको जो है इनफ एविडेंस नहीं मिला उसके अगेंस्ट, इसलिए आपको वो मानना पड़ रहा है दैट यू आर नॉट रिजेक्टिंग द नल, यू आर एक्सेप्टिंग द नल. ठीक है, बट व्हेन यू रिजेक्ट द नल, when you reject the null, ठीक है, जब आप नल को रिजेक्ट कर रहे हो, then we have a certain confidence in our decision. When we have a certain confidence in our decision,
देन वी हैव अ सर्टेन कॉन्फिडेंस कि भाई आपने इतनी बड़ी स्टेटमेंट थी कि वो इनोसेंट है, आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो, तो आप किसी कॉन्फिडेंस के साथ उस डिसीजन को लेते हो, ठीक है। सो दैट कॉन्फिडेंस, दैट डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस, the degree of confidence is 1 minus alpha. That degree of confidence is 1 minus alpha. ठीक है. So let me explain this now again. Suppose if we adopt a 5% level of significance, कि हमने बोला that the maximum size of type 1 error which we are willing to commit is 5%. level LOS means level of significance, ठीक है. और हम null को रिजेक्ट कर रहे हैं, और if we are rejecting the null, ठीक है, हम बोल रहे हैं हम null को रिजेक्ट कर रहे हैं, then it means that in 5 samples, out of 100, it means that in 5 samples out of 100 we are likely to reject a correct H0, or we are 95% confident, that our decision to reject H0 is correct. तो इसमें ये केस कब डिस्कस हो रहा है, देखो मैंने अभी कहा कि अगर सपोज रिसर्चर नल को रिजेक्ट नहीं कर रहा तो उसमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं आता, ठीक है. सो यू हैव अ नल हाइपोथेसिस, द रिसर्चर कैन ईदर रिजेक्ट इट और डू नॉट रिजेक्ट इट. तो जब उसको वो रिजेक्ट नहीं कर पा रहा, ठीक है, नल हाइपोथेसिस ऐसा बनता है कि हमें उसको रिजेक्ट करना होता है, ठीक है, क्योंकि नल इज समथिंग जो कि ऑलरेडी पता है, ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है. तो जब पता है तो रिसर्चर का काम क्या होगा, उसको डिसप्रूव करना. तो नल को हमेशा हमें रिजेक्ट करना होता है. लेकिन अगर हम उसको रिजेक्ट नहीं कर पाते तो हम उसमें कॉन्फिडेंस नहीं बोलते हैं कि मैं दावे के साथ ये नहीं कहूंगा कि वो इनोसेंट है, मैं ये बोलूंगा कि सबूतों के अभाव में जो है मुझे ये बोलना पड़ रहा है कि ही इज इनोसेंट, ठीक है. सो इन दिस केस वी डोंट express confidence. In this case, we don't express confidence in our decision. ठीक है. But when we are rejecting a null, that means we have achieved something, कि हम एक proven fact को reject कर रहे हैं, ठीक है. हमने कुछ अचीव किया, हमने कोई यूरेका मोमेंट अचीव कर लिया कि हमने एविडेंस मिल गया हमें नल के अगेंस्ट, ठीक है, हमें एविडेंस मिल गया नल के अगेंस्ट. सो इन दिस केस जब हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं तब हम एक कॉन्फिडेंस के साथ उसको रिजेक्ट करते हैं. व्हाट इज दैट कॉन्फिडेंस कैसे आता है. सो अगेन आई एम राइटिंग कि जब आप नल को रिजेक्ट करते हो तो आप किसी कॉन्फिडेंस के साथ उसको लिखते हो, ठीक है. वाई डू यू राइट इट विद द कॉन्फिडेंस, बिकॉज आप हमेशा 100% कॉन्फिडेंट नहीं होते, आप कुछ मार्जिन ऑफ एरर रखते हो. सो दैट मार्जिन ऑफ एरर इज अल्फा. तो कॉन्फिडेंस कितना हो जाएगा, तो कॉन्फिडेंस वुड बी 1 माइनस अल्फा, ठीक है. तो अगर मैं कह रहा हूँ कि जो है अगर आपने प्रूव कर दिया कि वो बंदा इनोसेंट, आपने एविडेंस से प्रूव कर दिया दैट द पर्सन इज नॉट इनोसेंट, बट आप डेफिनेटली नहीं कहते हो, आप ये बोलते हो कि आई एम 95% कॉन्फिडेंट दैट द पर्सन इज नॉट इनोसेंट, ही इज गिल्टी. मतलब आप नल को रिजेक्ट कर रहे हो. So that means there is a 5% error, there is a 5% chance that
that he may not be guilty, that he is actually innocent, that the null is actually true. आई होप यू आर गेटिंग इट. प्लीज इसको सही से समझो कि जब आप नल को रिजेक्ट करते हो देन आप एक कॉन्फिडेंस जो है उसमें एक्सप्रेस करते हो कि मैंने एविडेंस से मैंने ये बोला कि मैं नल को रिजेक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ कॉन्फिडेंस है. कॉन्फिडेंस कितना होता है? 1 - एरर. तो अगर 5% एरर होने की गुंजाइश है यानी कि आप 95% कॉन्फिडेंट हो, तो ये तो आपके एक्यूज वाले उसमें हो गया. ठीक है. अब सपोज हमने वो डिस्कस किया था, वो कोटिंग वाला केस डिस्कस किया था ना, दैट नल हाइपोथेसिस इज कि जो मीन है वो अभी भी 1000 है एंड द ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस इज कि न्यू कोटिंग के बाद मीन जो है वो 1000 से ग्रेटर हो गया है. ठीक है. तो अगर मैं नल को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, अगर इफ आई एम एक्सेप्टिंग दिस नल, तब मुझे कोई कॉन्फिडेंस उसमें बताने की जरूरत नहीं है. तब तो मैंने इसको मैं रिजेक्ट ही नहीं कर पा रहा. ठीक है. वो तो उसमें मैं क्या बोलूंगा, एविडेंस सजेस्ट हो, मतलब लैक ऑफ एविडेंस के केस में मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि ये 1000 ही है. ठीक है. लेकिन अगर मैं इसको रिजेक्ट कर रहा हूँ स्टेटमेंट को, इफ आई एम रिजेक्टिंग द नल कि नहीं, मीन जो है 1000 से ऊपर हो गया, तो मुझे एविडेंस देना पड़ेगा. तो मैं एविडेंस दूंगा, बट आई एम सेइंग कि आई एम 95% कॉन्फिडेंट 95% confident that after applying the new coating, I am 95% confident that after applying the new coating, the average life becomes more than 1000. ठीक है. So when I say I am 95% confident, so basically however there is a 5% chance कि मैं गलत हो सकता हूँ. तो 5% चांस का क्या मतलब होगा? तो 5% चांस का मतलब होगा, so in 5 samples out of 100, I might be wrong. ठीक है. कि 100 में से 5 सैंपल्स ऐसे होंगे जिनमें मीन जो है 1000 से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन 95 सैंपल्स ऐसे होंगे जिनमें मीन जो है 1000 से ज्यादा होगा. So that is the error which I am taking, that which I am committing. मतलब हो सकता है. तो 5% केस में ऐसा हो सकता है कि वो जो आपका एवरेज लाइफ है वो 1000 से ज्यादा ना हो, लेकिन 95 सैंपल्स में ऐसा होगा. ठीक है. तो हमेशा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर है ऑन कॉन्फिडेंस है वो जो है इनवर्स होंगे. ठीक है. तो इफ योर एरर इज अल्फा, हम हमेशा जो है आपको क्वेश्चन में अल्फा गिवन होता है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर. ठीक है. अल्फा इज कॉल्ड एज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. व्हाट इज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइप 1 एरर, which the researcher is prepared to risk. ठीक है. And confidence would be 1 minus alpha. So if the level of significance is 1%, confidence would be 99%. If the level of significance is, जैसे हमने डिस्कस किया, अगर अल्फा 5% है, कॉन्फिडेंस 95% है. अगर अल्फा 1% है, कॉन्फिडेंस 99% है. अगर अल्फा 10% है, कॉन्फिडेंस 90% है. आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर. ठीक है. Now let us discuss the next concept. Which is of critical region. Now what is known as a critical region? The other name for a critical region is a rejection region. So critical region or rejection region. Now suppose let us discuss an example जो alternative null and अभी हमने discuss किया, that suppose we want to test that whether the mean is
the null hypothesis is that the true mean is 20, and the alternate hypothesis is that mu is that the alternate hypothesis is that the mu is less than 20. ठीक है. So how do we actually conduct this test? ठीक है. How do we actually conduct this test? तो ये आपको याद रखना है, ये मीन जो है पॉपुलेशन के लिए है. ठीक है, ये पॉपुलेशन के लिए है कि अगर आपने नई कोटिंग लगा दी, तो अगेन सपोज कोटिंग वाले एग्जांपल लिया, अगर आपने नई कोटिंग लगा दी तो जो उस नई कोटिंग लगाने से पूरी पॉपुलेशन में क्या होगा, जनरली उस मेटल की पूरी पॉपुलेशन में क्या होगा, सपोज उसका मीन जो है 20 से कम हो रहा है, आपने ये चेक करना है. ठीक है, हम इसमें उल्टा कर रहे हैं कि वो कोटिंग जो है गलत है, उससे जो है उसका मीन जो है वो रिड्यूस हो रहा है. सपोज हमने ये चेक करा. ठीक है, जस्ट टू साइट ए डिफरेंट एग्जाम्पल, तो हमने ये चेक करना है कि इसका मीन जो है 20 से क्या कम हो रहा है कि नहीं हो रहा. तो ये है. अब हाउ विल यू चेक इट? आप सैंपल लेके चेक करोगे. आप जो है हर एक मेटल में कोटिंग लगा के नहीं चेक करोगे, बिकॉज आप टेस्ट कर रहे हो. हर एक में लगाओगे तो इट वुड बी एक्सपेंसिव. ठीक है, तो आप टेस्ट कर रहे हो. ठीक है, सपोज जो है x bar is the observed mean of the sample values. Capital X bar is the observed mean of the sample values. So basically, तो पॉपुलेशन का मीन म्यू जो है हमें 20 के लिए चेक करना है, लेकिन आप तो एक सैंपल के लिए चेक करोगे. ठीक है, तो सपोज आपने 5 मेटल जो है मेटल रॉड्स पे आपने कोटिंग लगा दी और उनकी जो है लाइव ऑब्जर्व की. ठीक है, उनकी जो है लाइव ऑब्जर्व की. अब तो हाउ विल यू कैलकुलेट एक्स बार? तो इसका सैंपल मीन निकालोगे, इन ऑब्जर्व लाइव का सैंपल मीन निकालोगे, तो वो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x5 बाय 5. ठीक है, तो x5 बाय 5, तो ये कुछ आंसर आएगा. सपोज ये 19 आ जाता है. ठीक है, तो नाउ विल यू रिजेक्ट और विल यू एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस? कि भाई आप तो कह रहे हो कि म्यू 20 है. ठीक है, म्यू 20 है, लेकिन आपने जो है इसको अगर अपने सैंपल के लिए कर लिया तो म्यू जो है आपका अपने सैंपल के लिए जो है मीन जो है वो 19 आया. सी 19 इज नॉट सच अ वैल्यू. ठीक है, 19 इज नॉट सच अ वैल्यू which strongly contradicts H0. कि ऐसा नहीं होगा कि कंसिडरेबली जो है 20 से रिड्यूस हो गई एवरेज लाइफ नई कोटिंग लगाने के बाद. 20 से रिड्यूस हो गई एवरेज लाइफ नई कोटिंग लगाने के बाद. ठीक है, क्या पता ये आपने 5 वैल्यूज ऐसे सिलेक्ट करें, इनका 19 आ गया, कोई और आपने ऐसे 5 वैल्यूज सिलेक्ट की होती, उनका शायद इससे ज़्यादा 21 आ जाता. ठीक है, तो फिर आप क्या सिलेक्ट करोगे कि सपोज अगर मैंने 5 वैल्यूज ली, उनका सपोज 15 आ रहा है मीन, तो फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि 5 वैल्यूज मैंने सिलेक्ट की, उनका 15 आया, तो हाँ मेरा जो है नल रिजेक्ट हो सकता है और ऑल्टरनेट के फेवर में डिसीजन में ले सकता हूँ. ठीक है, सो व्हाट आई एम सेइंग इज अ वैल्यू x bar just a bit below 20 does not strongly contradict H0. H0 क्या है, दैट द मीन इज 20, लेकिन अगर सपोज एक सैंपल का मीन जो है 19 आ गया, तो यू कांट से दैट इट हैज कॉन्ट्राडिक्टेड H0. ठीक है, बिकॉज इट वुड बी ड्यू टू कि आपने वो पर्टिकुलर एक सैंपल ऐसा सिलेक्ट किया है. ठीक है, सो it is reasonable to reject H0. It is reasonable to reject H0 only if X bar is substantially less than 20. ठीक है, कि वो substantially 20 से अगर कम आ रहा है आपके सैंपल का, तो आप कह सकते हो कि हाँ
कोटिंग लगाने से जो उसकी सपोज एवरेज लाइफ टाइम कम हो रही है, ठीक है। तो आई एम जस्ट राइटिंग कि सपोज one such test procedure one such test procedure is to reject one such test procedure is to reject H naught if x bar is less than equal to 15 ले लिया हमने कि हाँ भाई अगर 15 या उससे कम आ रहा है तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड नॉट रिजेक्ट H naught otherwise and not reject H naught otherwise, ठीक है। तो आपने क्या किया कि आपने ये बोला कि अब ये मैंने आपको जो है वेग का आपको ये नंबर दे दिया कि 19 तो इतना कम नहीं लग रहा, ठीक है। लेकिन अगर 15 से कम, मैंने एक सैंपल लिया उसका मीन 15 से कम आ रहा है, तो हाँ मैं बोल सकता हूँ कि कोटिंग लगा के एक्चुअली जो है मीन रिड्यूस हो रहा है, 20 से नीचे जा रहा है। एक का 19 आ गया तो उसका ये मतलब नहीं है कि जो है वो एक्चुअली में इतना रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डेमोन्स्ट्रेट हियर इज कि कोई भी टेस्ट प्रोसीजर में दो चीज़ें हमें डिटरमाइन करनी होती हैं, क्या क्या देखो, पहले तो क्योंकि आप किसके बारे में इन्फ्रेंस बना रहे थे, पॉपुलेशन मीन के बारे में, तो आपने किसको यूज किया, एक्स बार को। सो दिस इज अ पैरामीटर and your x bar is a statistic, it is a statistic और an estimator जो हमने डिस्कस किया है, it is a statistic और it is an estimator। और हाइपोथेसिस टेस्ट के केस में इसको टेस्ट स्टैटिस्टिक बोलते हैं, हाइपोथेसिस टेस्ट के केस में इसको टेस्ट स्टैटिस्टिक बोलते हैं, ठीक है। एंड सेकंड आपने जब बोला कि x बार अगर मेरे सैंपल का x बार लेस देन इक्वल टू 15 आ रहा है तो मैं अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करूंगा कि हाँ म्यू 20 नहीं है, म्यू जो है वो 20 से कम हो रहा है। तो बेसिकली जब आपने ऐसा किया तो आपने एक रिजेक्शन रीजन डिफाइन किया, नल को रिजेक्ट करने का रीजन, कि अगर मेरा जो सैंपल मीन है सपोज 10 आया तो 15 से नीचे अगर आया तो मैं अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करूंगा। नल हाइपोथेसिस क्या है, दैट म्यू इज 20, मैं इसको रिजेक्ट करना चाहता हूँ। तो मैं इसको कब रिजेक्ट करूंगा, जब मेरा सैंपल मीन जो है वो 15 से कम आ रहा है। तो आई हैव डिफाइंड अ रिजेक्शन रीजन, ठीक है। आई हैव डिफाइंड अ रिजेक्शन रीजन कि अगर मेरा जो मीन है वो इसके अंदर आ रहा है, मेरा जो सैंपल मीन है वो इसके 15 से नीचे आ रहा है, तो आई विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, अदरवाइज आई वोंट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, ठीक है। So basically now let us sum up कि एक टेस्ट प्रोसीजर में हाइपोथेसिस टेस्टिंग में क्या क्या स्टेप्स होंगे। लेट अस सम अप कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग में क्या क्या स्टेप्स होंगे, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। So let us discuss what are the steps in hypothesis testing. Steps in hypothesis testing. So step 1 is set up the null hypothesis. Step 2 is set up the alternative hypothesis. Step 3 is choose the level of significance. Which is your alpha, and generally हम इसको 5% पे choose करते हैं. Choose the level of significance which is the maximum amount of type and error which the researcher is prepared to tolerate, ठीक है। Step 4
Step 4 is choose the test statistic. Choose the test statistic कि जिसके बेसिस पे टेस्ट कंडक्ट होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर टेस्ट मीन के लिए है तो टेस्ट स्टैटिस्टिक, क्योंकि पॉपुलेशन अवेलेबल नहीं होगी तो टेस्ट स्टैटिस्टिक वुड बी सैंपल मीन. दिस इज पॉपुलेशन मीन, so test statistic would be sample mean. ठीक है. अगर सपोज वेरिएंस का कोई क्वेश्चन है कि आप वेरिएबिलिटी चेक करना चाहते हो तो ये तो पॉपुलेशन वेरिएंस है, ठीक है, लेकिन आप टेस्ट में सपोज आप क्योंकि अवेलेबल नहीं है तो आप एस स्क्वायर ले रहे हो, तो अगर वेरिएंस का टेस्ट है तो आप सैंपल वेरिएंस ले रहे हो. अगर वेरिएंस का टेस्ट है तो सपोज आप सैंपल वेरिएंस ले रहे हो. ठीक है. स्टेप 5 choose the appropriate probability distribution. ठीक है. of the test statistic कि जो आपने टेस्ट स्टैटिस्टिक लिया अब आपको उसका अप्रोप्रिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चूज करना है. जो आपने टेस्ट स्टैटिस्टिक लिया आपको उसका अप्रोप्रिएट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है चूज करना है. तो 4 तरीके के जो है कॉमनली यूज होते हैं. तो वन इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है उस टेस्ट स्टैटिस्टिक का, वी विल डिस्कस ईच ऑफ दीज. टी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, एंड एक जो शायद नहीं पढ़ा अभी तक आप लोगों ने, एक होता है काई स्क्वायर. दिस इज कॉल्ड एज अ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है. दिस इज कॉल्ड एज काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन. तो आपने टेस्ट स्टैटिस्टिक चूज करना है, वो डिपेंड करेगा कि हम कौन सा पॉपुलेशन पैरामीटर एस्टिमेट कर रहे हैं और उसके बाद उस टेस्ट स्टैटिस्टिक का डिस्ट्रीब्यूशन चूज करना है. इज दिस क्लियर? ठीक है. स्टेप 6 इज कंप्यूट द वैल्यू of the test statistic. Compute the value of the test statistic for the given data. Compute the value of the test statistic for the given data. कि आपने जो है सपोज आपको अब क्या है सैंपल मीन है, तो सैंपल अपने सैंपल के लिए सैंपल मीन निकालो. ठीक है. स्टेप 6. स्टेप 7 obtain the critical or the rejection region. Obtain the critical or the rejection region of the test statistic. Obtain the critical or the rejection region of the test statistic at the level of significance, at the given level of significance. अब एक तो आपका जो सैंपल है, ठीक है, आपने उसका मीन कैलकुलेट किया और फिर आपको उसको किससे कंपेयर करना है कि उस टेस्ट स्टैटिस्टिक के लिए रिजेक्शन रीजन क्या होगा. जैसे अभी मैंने प्रीवियस एग्जांपल में डिस्कस किया कि मुझे चेक करना है म्यू इज इक्वल टू 20 एंड म्यू लेस देन 20. ठीक है. तो मुझे कहीं ना कहीं ये डिफाइन करना पड़ेगा कि अगर मेरा सैंपल मीन 15 से नीचे आ रहा है तो मैं अपने नल को रिजेक्ट करूंगा. तो वो 15 कैसे डिसाइड करेंगे वो मैं बताऊंगा. ठीक है. बट दैट इज योर स्टेप 7. वो डिसाइड करना कि आपका रिजेक्शन रीजन कौन सा है. ठीक है. तो सपोज नॉर्मल, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ. अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और तो सपोज यहाँ पर जो है ये 15 है, ठीक है, ये 15 है. तो इसका मतलब कि अगर मैंने तो ये तो आपने टेबल से आएगी वैल्यू, ये आपकी वैल्यू 15 जो है टेबल से आएगी वैल्यू. अब आपने सैंपल मीन लिया, सैंपल मीन जो है वो 10 आया, तो इसका मतलब कि आप जो है नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करोगे क्योंकि हमने अपना
रिजेक्शन रीजन कैसे डिफाइन किया है, x बार लेस देन इक्वल टू 15। ठीक है, तो अगर आपने जो सैंपल मीन अपना सैंपल के लिए कैलकुलेट किया है वो रिजेक्शन रीजन में आ रहा है, देन यू विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, अदरवाइज यू वोंट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ठीक है, सो स्टेप 8 इज, अगर वो 16 आया तो आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करोगे, तो आप अभी भी यही लेकर चलोगे कि मीन जो है कोटिंग के बाद भी 20 ही है, बिकॉज आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो step 8 is, this is very important, if the computed value of the test statistic lies in the rejection region, we reject H naught at level of significance alpha. मैंने हमेशा ये बताया कि जब आप H नॉट को नल को रिजेक्ट कर रहे हो तब आप बोलोगे दैट वी आर रिजेक्टिंग इट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, बट if the computed value of test statistic lies outside the rejection region, we fail to reject null hypothesis। ठीक है, इसमें फिर आप नहीं बोलोगे कि at 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या विद 95%, क्योंकि आप सिर्फ ये बोल रहे हो कि मेरे पास एविडेंस नहीं है इसको रिजेक्ट करने का, मैं कोई कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहा हूँ अपने डिसीजन में। ठीक है, जब आप नल को रिजेक्ट करना इज रिसर्च। ठीक है, आपने नल इज कॉमनली नोन थ्योरी, उसको अगर आप रिजेक्ट कर रहे हो तो यू रिजेक्ट हमेशा करते हो एट इतने लेवल ऑफ, मतलब इतना एरर हो सकता है, अल्फा एरर हो सकता है, 5% एरर हो सकता है कि 95% हम कॉन्फिडेंट है। लेकिन अगर आप नल को रिजेक्ट नहीं कर रहे हो तो आपने कुछ जो है उस केस में फिर आपने जो है कुछ रिसर्च नहीं किया, तो आप उसमें सिर्फ यही बोलोगे दैट वी फेल टू रिजेक्ट नल। एक्सेप्ट भी नहीं बोलना, मैंने आपको पहले भी समझाया था, वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, ठीक है। I hope this is clear. Now in the next videos, now we will focus on, so now I have told you how to construct, what are the various elements of constructing a test. तो हम पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट करके कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केसेस में टेस्ट कैसे कंडक्ट करना है, देन वी विल मूव टू अदर काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप दिस इज क्लियर।